नमस्ते हमारे प्यारे भाई। अभी हाल फिलहाल में रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ है और मैं अपना नैतिक धर्म निभाते हुए जो मैं हमेशा करता हूं, एएलपी सीबीटी 2 में गणित के पूछे गए बेस्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था मेरे प्यारे भाई। काफी सारे इसमें मैथ्स के सवाल आए थे, लेकिन मुझे 40 ही सवाल इसमें अच्छे लगे जो मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूं। ठीक है बच्चों, जिसमें अर्थमेटिक मैथ भी है, एडवांस मैथ भी है। जिन बच्चों को एनटीपीसी का पेपर देना है, ग्रुप डी का पेपर देना है, एएलपी की दोबारा से 9000 भर्ती आ चुकी है, एएलपी सीबीटी 1 का पेपर दोबारा देना है, वो इन बेस्ट 40 क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें, जरूर सॉल्व करें। इनमें से मेरे प्यारे भाई दोबारा क्वेश्चंस रिपीट होंगे और ये एएलपी सीबीटी 2 सॉल्व करा रहा हूं। लेकिन इससे पहले आप हमारे अगर YouTube चैनल पे जाओगे तो देखिए पूरी प्लेलिस्ट बनी है रेलवे 2024-25 लेटेस्ट एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। अभी तक रेलवे के जितने पेपर हुए, आरपीएफ कांस्टेबल हमने पूरा सॉल्व कराया, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, एएलपी सीबीटी 1 में पहले करवा चुका था। ठीक है भाई, जूनियर इंजीनियर का, टेक्नीशियन का पेपर, और अब हम एएलपी सीबीटी 2 का पेपर ये सॉल्व करा रहे हैं। सबसे फास्ट, सबसे पहले आपकी सेवा में हमेशा तैयार कि आपको मिलना चाहिए अपडेटेड कंटेंट। कहीं मिले या ना मिले, किसी सब्जेक्ट का हो या ना हो, लेकिन गणित का इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा मेरे दोस्त। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे तुरंत ही मेरे प्यारे भाई एएलपी सीबीटी 2 का कंपाइलेशन इंग्लिश में और हिंदी में विद आंसर की पीडीएफ में जो है डलवा दिया है। तो जो बच्चा पूरा पेपर सॉल्व करना चाहता है वो यहां से डाउनलोड करके कर सकता है, सभी शिफ्ट का, सारी की सारी शिफ्ट मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। हाँ जी, मैंने पहली बता दिया कि भैया एएलपी की भर्तियां दोबारा आ चुकी हैं, 9000 वैकेंसी। तो एप्लीकेशन पे आप जाएंगे हमारी टेस्ट रैंकिंग पर, तो भैया हमने एएलपी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, चाहे आप एनटीपीसी ग्रुप डी की भी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के फ्री टेस्ट डाल दिए हैं ना। 2018 के पेपर 27 और 2024 में भी जो 15 सेट हुए, 15 शिफ्ट के पूरे यहां पे प्रीवियस ईयर के फुल लेंथ मॉक टेस्ट फ्री अपलोड है, एप्लीकेशन पे जाके लगाइए दोस्त। ठीक है जी। चलो, एसएससी का कैलेंडर भी आ चुका है। जून के महीने में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, सीजीएल, एचएसएल, सीपीओ जो है, एमटीएस, सबकी जो है नोटिफिकेशन आने वाली है। 1 लाख से ज्यादा नौकरियां एसएससी देने वाला है। तो भैया एसएससी की तैयारी के लिए भी सीरियस हो जाइए। अगर आपको एसएससी का पेपर देना है तो सीरियस हो जाइए। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर हमारा प्रैक्टिस बैच 2.0, जहां पे आपको डेली टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस करने को मिलेगी, चारों ही सब्जेक्ट की, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। जो ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ही बना रहे हैं, हमारे पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट है जिनकी 2023 और 24 में नौकरी लग चुकी है, वही कंटेंट डिजाइन करके आपको दे रहे हैं। यह प्रैक्टिस करने का एक नया तरीका है जो बच्चे सिलेबस ऊपर ऊपर से कंप्लीट कर चुके हैं। यहां मेरे प्यार भी प्रैक्टिस बैच वाले सेक्शन में जाइए। यह प्रैक्टिस बैच 2.0, इसके रजिस्ट्रेशन हमने फिर से ओपन करवा दिए। यहां देखिए, इस तरीके से आपके पास हर दिन का, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हर दिन का शेड्यूल आता है। इसमें आपको बताया जाता है कि भैया क्वांट का ये टेस्ट है, रीजनिंग का ये है, इंग्लिश का ये, जीके का ये टेस्ट लगाइए मेरे प्यारे भाई। अगर आप हर सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन लगाते तो कितना वो होगा। जैसे आप इन बच्चों को देखो, शिवानी आज एक दिन में इसने 231 क्वेश्चन सॉल्व किए पूरे सिलेबस के मिला के। प्रेम ने 211 की, दक्षिण ने 208। जब ये बच्चे इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप भी करो मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। तो प्रैक्टिस बैच 2.0 टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर लीजिए, टारगेट बेस्ड डेली प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें आपको सैटरडे संडे को सेक्शनल और मॉक टेस्ट भी मिलता है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो रही है इसमें। ठीक है जी। अब ये 365 में नहीं, मात्र 199 में ही आपको मिल जाएगा, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ठीक है बच्चे, चलो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, बहुत अच्छे सवाल पूछे गए भाई, क्वालिटी वाले। एक दुकानदार, पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है, एक दुकानदार, मेरे साथ साथ सॉल्व करना, कॉपी पेन लेके बैठो। एक दुकानदार 30 रुपए पर केजी के हिसाब से चीनी बेचता है। उसने चीनी 24 रुपए पर केजी में खरीदी थी। बेईमानी करते हुए वह बाट पर अंकित 1000 ग्राम वजन की जगह पर केवल y ग्राम चीनी ही देता है। यानी कि अगर कोई उससे 1 किलो 1000 ग्राम चीनी मांगता है तो y ग्राम चीनी ही देता है। इस प्रकार दुकानदार को कुल मिलाकर 66:2/3% का प्रॉफिट होता है। y का मान ज्ञात कीजिए। देखो, जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भाई वो सक्सेसिव होगा, सीधी सीधी गुणा। देखो, एक दुकानदार
चीनी खरीदता है 24 रुपए पर केजी के हिसाब से, 24 रुपए पर केजी के हिसाब से। जब बेचने की बारी आते तो 30 रुपए पर केजी बेचता है, उसने प्राइस बढ़ाया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब कोई ग्राहक उसके पास आता है, ग्राहक जो है मेरे प्यारे भाई उससे 1 किलो 1000 ग्राम चीनी मांगता है, लेकिन दुकानदार उसे वाई ग्राम चीनी ही देता है। यानी कि वाई ग्राम चीनी देकर 1000 ग्राम चीनी का पैसा ले लिया। तो यानी कि वाई ग्राम इन्वेस्टमेंट है, पैसा ले लिया, 1000 ग्राम का ये प्रॉफिट हो जाएगा। और कुल प्रॉफिट कितना हुआ भैया दुकानदार को? 66:2/3%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। 33:1/3%, 1/3 के बराबर है। यानी कि 3 के समान पे 2 का प्रॉफिट हो, 3 पे 2 का प्रॉफिट हो, तो बिका कितने में? 5 पे। 3 में 2 ऐड कर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई। 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 5 से आपका 5 भी कट गया, 4 से आपका 1000 भी 250 बार कट गया, और 250 तिया 750, यानी कि y का मान आ गया 750। और यही आंसर है बच्चों, है ना। 25 तिया 75, 750 ग्राम चीनी ही दुकानदार देता है 1000 ग्राम के बदले। ठीक है, अगर आपको रेशियो मेथड नहीं आता तो आप ये सवाल जल्दी से नहीं कर पाएंगे। सेकंड नंबर सवाल है बच्चों त्रिकोणमिति का। बोला है अगर ए एक एक्यूट एंगल है और P tan A बराबर n सेके सवाल में दिया हुआ है, तो P² - n² बटे PN, इसकी वैल्यू क्या होगी? हालांकि ये जब मैं सवाल कंपाइल कर रहा था, क्वेश्चन छांट रहा था, तो ये क्वेश्चन गलत दिया। अब इसके सबको बोनस मार्क्स मिलेंगे, इसके ऑप्शंस गलत थे। ठीक है, वैल्यू पुटिंग भी कर सकते, बेसिक से भी कर सकते। जैसे बच्चों आपसे ये पूछा है P² - n² बटे PN, तो आप डिवाइड करो। अगर आप P² को डिवाइड करोगे PN से तो क्या आएगा बच्चों? P/n आएगा माइनस। अगर आप n² को डिवाइड करेंगे PN से तो एक n से n कट जाएगा, n/P होगा। सवाल में दिया P tan A बराबर n सेके। अगर मैं n को इधर ले आता हूं तो P/n बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? सेके बटे tan A। बट tan A राइट साइड में चला जाएगा, सेके बटे tan A। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, क्योंकि सेके का मतलब होता है 1/cos, tan का मतलब होता है sin/cos। तो हमारा cos तो कट गया, यानी कि आ गया 1/sin। पूरा डिटेल में बता दे रहा हूं, शॉर्ट में लिखा करो। sec का मतलब 1/cos, sin को s लिखा करो, cos को c। तो P/n जो आ गया मेरे प्यार भी, P/n आ गया 1/sin। अब ये उल्टा है मेरे प्यारे भाई, P/n का उल्टा है n/p, ये उल्टा है तो 1/sin का उल्टा हो जाएगा sin बराबर। साइन आ गया मेरे प्यारे भाई आपका एलसीएम, और ये 1 - sin², 1 - साइन की साइन में गुणा 1 - sin², जो कि आपका cos² हो जाएगा। कि हर बच्चा जानता है 1 - sin² थीटा बराबर cos² थीटा, 1 - sin² बराबर cos²। ठीक है, cos² का मतलब cos गुणा cos, cos² का मतलब cos गुणा cos। ठीक है जी, क्योंकि मेरे भाई ये cos बटे साइन क्या आ जाएगा? cot हो जाएगा। तो cos बटे साइन आपका cot हो गया, इंटू सी मतलब कॉसे हो गया। तो कॉटे गुणा कॉसे आंसर है, कॉटे गुणा कॉसे, डी ऑप्शन ठीक है। मैंने आपको बेसिक मेथड ही इसका बताया करने का, आप अपनी मर्जी से वैल्यू भी रख सकते थे। ठीक है, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें। सवाल नंबर 3, 21.6 रेशियो x प्रोपोर्शन में है, x रेशियो 29.4, x 0 से बड़ा, x का मान बताओ। देखिए जब भी प्रोपोर्शनलिटी का सवाल आए तो पहली और आखिरी संख्याओं की गुणा और बीच की दो संख्याओं की गुणा बराबर होनी चाहिए। यानी कि x गुणा x² बराबर आ जाएगा भाई 21.6 गुणा 29.4, 21.6 गुणा 29.4। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। अब आप ये देखो, देखो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है आपको, तो यहां पे 216 यानी कि 36 छिक्का 216, 36 गुणा 0.6 और ये गुणा 29.4। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है भाई। देखो ये भी तो 0.6 से कट जाएगा, ये 29.4 ये जो नंबर है ये भी तो आपका 6 से कट रहा है, 6 यानी कि 0.6 से कट रहा है। 29.4 को अगर आप 0.6 से काटेंगे तो 6 चौक 24 और 5 6 निम्मा 54, ये x² आ गया। आप दोनों तरफ से अंडर रूट लो, दोनों तरफ से अंडर रूट लो, 36 का अंडर रूट 6 आ जाएगा, 49 का 7 आ जाएगा, 36 का अंडर रूट 6 आ जाएगा, 49 का 7।
अब ये 0.6 गुणा 0.6, 0.6 गुणा 0.6 दो बार गुणा है, अंडर रूट लेंगे तो एक बार आ जाएगा, तो 6। ठीक है जी, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया मेरे प्यारे भाई, बहुत डिटेल में। ठीक है जी, 6 चिंग 36, 6 और 3.6 का 7 गुना कितना आ जाएगा 25.2, 25.2 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, 25.2 बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया। पेपर में इतना करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये आपको कैलकुलेशन करनी है, एक्स का मान निकालना है, तो आप लोगे यहां से अंडर रूट, ये आपको कैलकुलेशन करनी है। मेरे पास ऑप्शन है, मैं यूनिट डिजिट देखूंगा। अगर यहां देखो तो भैया 6 चौक 24 4, तो जो भी नंबर आ रहा है उसका यूनिट डिजिट 4 है, तो अंडर रूट लोगे मेरे प्यारे भाई, तो या तो 2 आएगा या 8 आएगा, कि 2 का स्क्वायर में 4 आता है, 8 के स्क्वायर 64 में 4 आता है, तो यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या 8 होगा। 8 तो है नहीं, एक ही ऑप्शन में 2 आ रहा है, ये आंसर है। तो आप यूनिट डिजिट से ऐसे करेंगे ऑप्शन की हेल्प से। आइए सवाल नंबर 4, ट्रायंगल PQR में एंगल Q 90 डिग्री है, tan R बराबर 1/2, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ये बताइए बच्चों, देखो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला सवाल है। अगर किसी त्रिभुज में एंगल Q 90 डिग्री है, तो बाकी जो दोनों कोण बचे, यानी कि एंगल P और एंगल R, इनका सम भी 90 होगा, यानी कि P और R आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर P और R कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो आप मुझे बताओ sec P cosec R के बराबर होगा। अगर दो एंगल का सम आपस में 90 डिग्री है, तो आपको समझना पड़ेगा कि sec बदल जाएगा cosec में। भाई P का कॉम्प्लीमेंट्री R, sec बदलता है cosec में, यह बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको sin P निकालना है, तो आप ये देखो P का कॉम्प्लीमेंट्री R, sin बदलता है cos में, sin cos में बदलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां P और R कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, sec cosec में बदलेगा, यानी कि दोनों बराबर है, कट जाएगा। अब देखिए आपको यहां पे tan R दिया है, क्या दिया बच्चों, tan R दिया है। R दिया है तो सब कुछ R में कन्वर्ट कर लो मेरे भाई, सब कुछ R में कन्वर्ट कर लो। ये तो है ही भैया 3 cos R माइनस साइन P, ये साइन P है। बताओ P का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, R। P का कॉम्प्लीमेंट्री R है, साइन बदल जाएगा cos में, साइन cos में बदल जाता है। नीचे नीचे बच्चों 4 साइन R माइनस cos P। भैया P का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, P का कॉम्प्लीमेंट्री है R, cos बदल जाएगा साइन में, cos बदल जाएगा स्टूडेंट साइन में, cos साइन में बदल जाएगा। और ध्यान सुनिएगा, ये 4 भी लिख रहा है बेटे, 4 भी रह गया बटे में, ये बटे 4 भी रह गया है ना। तो ऊपर हो गया भाई 1/3 cos R माइनस cos R, तो ऊपर हो गया जी 2 cos R, 2 cos R। नीचे होगा 4 साइन R में से साइन R घटाएंगे तो 3 साइन R, 3 साइन R। अब आप मुझे बताओ, ये आ गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि 1/6, और ये क्या आ गया cos R बटे साइन R, ये हो गया जी cot R, cos बटे साइन, ये आ गया जी cot R। क्या मैंने सही किया, आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है जी। 3 cos R माइनस cos R, ये हो जाएगा 2 cos R, और ये 3 साइन R है नीचे, ठीक है जी। अब ये बताओ tan R 1/2 है, tan R अगर 1/2 है तो tan का उल्टा cot होता है। अगर tan R 1/2 है तो cot R कितना होगा आपका, 2 हो जाएगा, यानी कि 1/6 गुणा 2, यानी कि 1/3। तो इस सवाल का आंसर सिंपल आ गया 1/3, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, हम भी साथ साथ कर रहे हैं आपके, बहुत मजा आ रहा है, सवाल बढ़िया डाले हैं जी। ठीक है, बिल्कुल लल्लू लाल सवाल नहीं डाले हैं, बिल्कुल लल्लू लाल। ओके, आगे चलते बंधु। द इंटरेस्ट ऑफ tan R स्क्वायर इन R टाइम एट R बाई 10% इज 10 R स्क्वायर का R बटे 10% की दर पर R समय में ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज तो बोला नहीं है, और जब कुछ बोला ना जाए तो बच्चे सिंपल इंटरेस्ट आपको मान के चलना होता है, साधारण ब्याज। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। प्रिंसिपल कितना है, आपका मूलधन है, मैं लिख देता हूं, ये आपका मेरे प्यारे भाई प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। केवल आपको वैल्यू रखने, प्रिंसिपल कितना है 10 R का होल स्क्वायर, यानी कि 100 R स्क्वायर इंटू
R/10%, ये ब्याज की दर है R/10% इंटू टाइम कितना है R साल, R ईयर। हम ये देख सकते हैं कि परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 100% एक होता है, तो ऊपर क्या आ गया भैया, R की पावर 4 हो गया, R² गुणा R की पावर 4, और नीचे बच गया 10, तो R की पावर 4/10, ये बेटा बी ऑप्शन दिख रहा है। तो निहायत ही आसान सवाल। अगला, 3520 रुपए प्राइस की 1 दर्जन जोड़ी जींस 35% की छूट पर उपलब्ध हैं। 572 रुपए में कितनी जोड़ी जींस खरीदी जा सकती हैं? देखो मेरे भाई, 3520 रुपए में आपको 1 दर्जन जोड़ी जींस मिलती हैं 35% डिस्काउंट पर। 1 दर्जन का मतलब मेरे प्यार में 12 जोड़ी जींस आपको मिलती हैं 3520 रुपए में, 35% डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। अगर आप मेरे प्यार में 1 दर्जन जोड़ी, यानी कि ये बोल सकते 1 डजन पेयर, 1 दर्जन मतलब 12 जोड़ी जींस आप खरीदोगे 3520 रुपए में मिलेंगी और 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बताओ, 1 दर्जन अगर 3520 रुपए मिल रही हैं तो 1 जोड़ी कितने में मिलेंगी? 12 से भाग करिए तो आएगा जी 12, 3520/12 आ जाएगा जी, 3520/12। इतने में आपको 1 जोड़ी जींस का प्राइस है, 1 जोड़ी जींस का प्राइस है, 1 जोड़ी जींस का। लेकिन इस पे 35% डिस्काउंट मिलेगा। आप मुझे बताओ, 100% पे 35% डिस्काउंट मिलता है तो कितने की वैल्यू हो? 65% पे मिलेगी। आप बताओ, अगर देखो ये है मार्क प्राइस, 3520 रुपए में 1 दर्जन यानी कि 12 जोड़ी जींस मिलते, तो 1 जोड़ी कितने की मिलेंगे? 3520 को 12 से डिवाइड कर देंगे, 35% की छूट है, 100% पे 35% की छूट है तो कितने मिल जाएगा? 65% में, यानी कि 1 जोड़ी जींस इतने रुपए की है, 1 जोड़ी। बोला 572 रुपए में कितनी जोड़ी जींस मिलेंगी? तो भैया 572 रुपए में कितने जोड़ी जींस मिलेंगे? 572 से डिवाइड कर दीजिए मेरे भाई, ठीक है ना भाई। टोटल को एक जोड़ी जींस के प्राइस से भाग कर दो। 65% क्या होता है? 5%, 1/20, 65% है 13 गुना, तो यह आ जाएगा बच्चों 13/20। जीरो तो कट ही रहा है, ठीक है जी। हमारा 13, 13 चौका 52 और 13 चौका 52। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी। 12 दूनी 24, ठीक। 8 से काटते हैं, 8 13 चौका 52 और 5 13 चौका 52। 8 से काटते बेटा, 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 12 दूनी 24 से 3 बार जाएगा, 44। आपका 44 भी कट गया, 3 पहुंचेगा ऊपर यानी कि 3 जोड़ी, 3 आ रहा है बच्चों इसका आंसर, ऑप्शन सेकंड। अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन में घुमाया गया है, ये बताइए। एएलपी सीबीटी 2 का, एक अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों की संख्या का रेशियो 1:3 था। अस्पताल में 12 नए डॉक्टर के शामिल होने और 24 नर्सों के अस्पताल छोड़कर जाने से रेशियो 3:4 हो जाता है। अस्पताल से के और अधिक नर्सों के इस्तीफा देने के बाद रेशियो 1:1 हो जाता है। के का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। कौन करेगा? देखो बच्चे, ये सवाल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। एक अस्पताल में डॉक्टर और नर्सों की संख्या का रेशियो 1:3 है, यह रेशियो दिया है शुरुआत में। अस्पताल में 12 तो नए डॉक्टर आए और 24 नर्स छोड़ के चलेगी, अब रेशियो 3:4 हो गया। क्या हो गया? 3:4 हो गया मेरे भाई। अब अस्पताल से के और अधिक नर्स के बाद रेशियो 1:1 हो जाता है। के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आप इस सवाल को एक्स मान के भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हो, जो मर्जी आए वो कर लीजिए। बताओ कौन सा तरीका बताऊं? हाँ जी बताओ कौन सा तरीका बताऊं? ये बता देते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अस्पताल में डॉक्टर भी हैं, नर्स भी हैं। डॉक्टर नर्स की संख्या का रेशियो है 1:3। ये इनिशियल रेशियो है मेरे भाई, शुरुआत में। ये क्या है बच्चों? इनिशियल। अब हुआ क्या कि अस्पताल में
12 नए डॉक्टर आए, 12 नए डॉक्टर आए और 24 नर्स अस्पताल छोड़ के चलेगी यानी कि माइनस। 12 नए डॉक्टर ऐड हुए तो प्लस, ये चेंज है। फाइनल क्या रेशियो हो जाता है? अब जो है डॉक्टर और नर्स के बीच रेशियो 3:4 हो जाता है, ये लिखेंगे फाइनल रेशियो। किसी भी सवाल में जब इनिशियल रेशियो दिया है, चेंज दिया है, फाइनल रेशियो दिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगता है। 4 एकम 4, 3 तिया 9, 4 और 9 का डिफरेंस 5 यूनिट। यहां भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 24 तिया माइनस का 72 और 12 चौक 48। ठीक है, 12 चौक 48 और 24 तिया माइनस का 72, इनका डिफरेंस क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 120 यूनिट, 120 सॉरी। माइनस का 72 और 12 चौक 48, 48 और माइनस 72 का डिफरेंस, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 48 प्लस 72 120। तो बच्चों 5 यूनिट की वैल्यू 120 है, 24 गुना। हमेशा इनिशियल रेशियो निकलेगा 24 गुना, यानी कि डॉक्टर कितने हैं? 24 और नर्स भी मेरे दोस्तों 24 गुना है 72। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा अस्पताल है उस अस्पताल में 24 डॉक्टर हैं और 72 नर्स हैं। ये इनिशियल है शुरुआत में। 12 नए डॉक्टर आए, 24 थे, 12 नए आए हैं, फिर 36 हो गए और 24 नर्स छोड़ के चलेगी। नर्स 72 थी, 24 छोड़ के चलेगी, 72 में से 24 छोड़ के चले जाएंगे मेरे प्यारे में, तो कितना रह जाएगी? 48 नर्स रह जाएंगी, 48 नर्स रह गई। अब बोला के और अधिक नर्स ने इस्तीफा दे दिया, के और नर्स ने इस्तीफा दे दिया मेरे प्यारे में, के नर्स ने और इस्तीफा दे दिया। रेशियो 1:1 हो गया। 1:1 का मतलब डॉक्टर नर्स की संख्या बराबर होगी। डॉक्टर 36 थे, यानी कि डॉक्टर तो 36 ही रहे, तो नर्स भी 36 हो गई। 1:1 का मतलब संख्या बराबर होगी। तो कितनी नर्स ने इस्तीफा दे दिया? 12। 48 से 36 रहेगी, 12 नर्स ने इस्तीफा दे दिया है। थोड़ा मैंने लंबा करके बताया है, और भी आप शॉर्ट में कर सकते हो, पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑप्शन से भी सवाल उठाया जा सकता है। ठीक है जी। सवाल नंबर 8 करेंगे अब। जसप्रीत ने वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 20% वार्षिक ब्याज दर पर 58,550 जमा किए। 2 साल बाद जसप्रीत को कितनी धनराशि प्राप्त होगी? यानी कि 2 साल बाद अमाउंट पूछा है आपको। बच्चों क्या दिया? प्रिंसिपल दिया है, ब्याज की दर है 20%। तो आप मुझे बताओ 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 20 और 20 का सक्सेस 44% होता है बच्चों। 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20/100, ऐसे कर लीजिए, तो ये आ जाएगा भाई 40, 4 44%। तो 2 साल में आपको 44% ब्याज मिलेगा। लेकिन सवाल में आपसे पूछा है 2 साल बाद अमाउंट क्या होगा। देखिए आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 58,550 है जी, ये 58,550 रुपए। आप बताओ 100% प्रिंसिपल है, 100% होता है प्रिंसिपल, 44% आपको ब्याज मिल जाएगा, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 144%। यानी कि प्रिंसिपल का 144% आपको निकालना है, यह आंसर हो जाएगा बच्चे। 144 में आता है 9, 16 निम्न में 144 9, यानी कि 9 से कटने वाला नंबर चेक कर लेते हैं पहले। तो 8 8 16 3 19 7 26 और 6 32, नहीं कटता 9 से। उसके बाद मेरे प्यार भी 7 3 10 5 15 4 19 8 27 ही कट रहा है। 8 4 12 7 19 ही नहीं कट रहा। उसके बाद 4 3 7 2 9 8 1 9, ये भी कट रहा है। यानी कि ये दोनों ऑप्शन 9 से कट रहे हैं। अब मेरे प्यारे भाई मेरे हिसाब से सेकंड तो आ नहीं सकता, क्योंकि 144% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 144% होता है 36 चौका 144, 4% 1/25, तो 144% आएगा जी 36/25। आपको समझना चाहिए कि ये जो बटे का 25 आ रहा है, इससे 50 कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि एंड में 5 नहीं आने वाला, एंड में यूनिट डिजिट 5 नहीं आएगा, तो ये वाला आंसर होगा चौथा ऑप्शन। ठीक है जी। पूरी कैलकुलेशन करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जब ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन का यूज करो। सवाल नंबर 9। एक रेफ्रिजरेटर सेलर 57,500 के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी 15% का लाभ प्राप्त करता है। रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक फ्रिज है, फ्रिज का अंकित मूल्य मार्क प्राइस दे रखा है 57,500 रुपए। हम रेफ्रिजरेटर पे 10% की छूट देते हैं, फिर भी 15% का प्रॉफिट होता है। क्या बात सही है?
बच्चों अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो ऐसे हर एक सवाल में यह फॉर्मूला लगेगा। सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हो। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। ये याद कर लो बच्चों, रट लो। अगर किसी भी सवाल में आपको डिस्काउंट प्रॉफिट दिया, डिस्काउंट कितना है 10%, तो 100 माइनस 10 90, प्रॉफिट कितना है 15, 100 प्लस 15 115, सीपीएमपी का रेशियो आ गया। अब यहां पे मार्क प्राइस आपको दिया है 57,500 रुपए, मुझे डायरेक्ट दिख रहा है भैया 500 गुना है ना, 115 पंजे 575, ये 500 टाइम्स है। पूछा लागत मूल्य, लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछा, अंकित मूल्य, तो कॉस्ट प्राइस भी 90 का 500 से गुणा हो जाएगा, 9 पंजे 45,000 आ जाएगा भी। ठीक है जी, तो 45,000 इस सवाल का आंसर है, थर्ड ऑप्शन। बताओ, सब एएलपी सीबीटी 2 के लेटेस्ट क्वेश्चन है, मजेदार, अच्छे अच्छे सवाल ही करा रहा हूं। ए किसी काम को 14 घंटे में कर सकता है, बी 21 घंटे में कर सकता है। ए ने अकेले काम शुरू किया, कितने घंटे बाद बी को ए के साथ काम शुरू करना चाहिए जिससे पूरा काम 10 घंटे में पूरा हो जाए? बहुत बढ़िया सवाल। देखो वैसे तो आप इस सवाल को बच्चों एलसीएम लेके भी कर सकते हो, और हम आपको दूसरी टेक्निक सिखाएंगे। मान लीजिए कि काम यहां से होना शुरू हुआ, यहां पे जाके खत्म हुआ। सवाल में बोला है ए किसी काम को कर सकता है भैया 14 घंटे में, और बी उस काम को कर सकता है 21 घंटे में। ए ने अकेले काम शुरू किया, तो भैया ये ए है, ए ने अकेले काम शुरू किया, अकेले। पूछा कितने टाइम के बाद बी को ज्वाइन करना चाहिए, कुछ टाइम के बाद ए को बी ने ज्वाइन कर लिया। यही पूछा कितने टाइम के बाद बी को ए के साथ जोड़ना चाहिए, ये टाइम पूछा है। ये टाइम अकेला ए ने काम किया यहां से यहां तक, इससे पूरा काम 10 घंटे में हो जाए, जिससे पूरा काम 10 घंटे में खत्म हो जाए। कितने टाइम बाद बी को ज्वाइन करना चाहिए, आप बताओ। भाई ए ने काम शुरू किया है, ए ने एंड तक काम किया है, ए ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम किया है, बी कुछ टाइम के बाद जुड़ा है, यानी कि ए ने तो पूरे 10 घंटे काम किया है, तो ए 10 घंटे में कितना काम करेगा? ए पूरा काम 14 घंटे में करता है, 1 घंटे में करेगा 1/14, 10 घंटे में कितना काम करेगा 10/14, यानी कि 5/7। तो ए ने 5/7 काम किया है, टोटल वर्क का 5/7 ए ने किया। भाई टोटल काम होता है 1 में से 5/7 ए ने कर दिया, तो बचा 2/7 काम कौन करेगा? बी करेगा, यानी कि बचा 2/7 काम बी करेगा। अच्छा, बी पूरा काम 21 घंटे में करता है, बी पूरा काम 21 घंटे में करता है, तो 2/7 काम कितने समय करेगा? 7 21 6 घंटे में, यानी कि मेरे प्यारे में बी को 6 घंटे काम करना पड़ेगा। बी को ए के साथ मिलकर 6 घंटे काम करना पड़ेगा, 6 घंटे। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर 6 घंटे, ना ऑप्शन में ना आंसर है, कि सवाल में पूछा कितने घंटे बाद बी को ए के साथ काम करना शुरू करना चाहिए। पूरा काम 10 घंटे में हुआ, बी ने लास्ट के 6 घंटे काम किया, तो बी कितने घंटे बाद ए के साथ जुड़ेगा? स्टार्टिंग से 4 घंटे के बाद। 10 में से 6 घटाओ, स्टार्टिंग से 4 घंटे के बाद बी को ए के साथ काम करना शुरू करना पड़ेगा, तो आंसर 4 घंटे था। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। मुझे यह तरीका पर्सनली बहुत पसंद है, मैंने समझाया भी है चैनल पे। आइए सवाल नंबर 11। ओके जी, यार ये सवाल तो बड़ा लंबा सा लग रहा है, हैं? इतना लंबा सवाल डाल दिया रेलवे वालों ने। एबीसी एसोसिएशन मीटिंग अगले महीने की दूसरे रविवार को होनी है, ठीक है। प्रति व्यक्ति पंजीकरण की लागत 50 रुपए है। प्रतिभागियों को 24 रुपए की अतिरिक्त लागत पर दोपहर का भोजन कराया जाएगा, ठीक है। यदि दोपहर के भोजन के लिए भुगतान करने वाले प्रतियोगियों की संख्या भुगतान ना करने वाले सदस्यों से 100 रुपए अधिक है, ठीक है। और यदि पंजीकरण तथा दोपहर के भोजन के लिए कुल प्राप्तियां 69,400 यानी कि कुल कमाई 69,400 रुपये हुई है, तो बोला कितने लोगों ने पंजीकरण करवाया है और कितने आदमियों के लिए दोपहर का भोजन तैयार किया जाना है। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो इसमें ना 2 इक्वेशन दिखाई दे रही हैं, तो मैं एक ही वेरिएबल मान लेता हूं। देखो एक बात ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई,
जैसे एक मीटिंग होनी है, मीटिंग में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो, रजिस्ट्रेशन का खर्चा है 50 रुपए, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अगर लंच भी खाना है तो आपको 24 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 24 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा लंच दोपहर के खाने का। सवाल में बोला गया कि दोपहर के भोजन के लिए पेमेंट करने वाले लोगों की संख्या पेमेंट ना करने वाले लोगों से 100 ज्यादा है। ठीक है भाई, मैंने कर ली, मान लिया कि पेमेंट ना करने वाले एक्स लोग हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं किया भोजन के लिए, मतलब जिन्होंने दोपहर का खाना नहीं पुक कराया है, जो लंच नहीं करेंगे मेरे प्यारे भाई वो एक्स लोग हैं। तो लंच करने वालों की संख्या मेरे प्यारे भाई 100 ज्यादा, यानी कि x प्लस 100। तो बच्चों x प्लस 100 लोग दोपहर के लंच के लिए पेमेंट किए हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। दोपहर के भोजन के लिए पेमेंट करने वाले लोगों की संख्या पेमेंट ना करने वाले से 100 ज्यादा है। तो मैंने मान लिया कि दोपहर के लिए भोजन के लिए x लोगों ने पेमेंट नहीं किया, तो x प्लस 100 लोगों ने पेमेंट किया है। यानी कि मेरे प्यारे भाई पंजीकरण कितने लोगों ने कराया है, टोटल पंजीकरण कितने लोगों ने कराया, ऐड करना पड़ेगा ना, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये दोपहर का खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, x प्लस 100 में x जोड़ेंगे, 2x प्लस 100, 2x प्लस 100 आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यानी कि x प्लस 100 लोग ऐसे हैं जो दोपहर का खाना लेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, 50 रुपए का तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, प्लस 24 रुपए आपको और देना पड़ेगा, यानी कि एक आदमी का खर्च आएगा 74 रुपए। ठीक है, एक्स लोग ऐसे जो दोपहर का खाना नहीं खाएंगे, यानी कि इन्होंने केवल रजिस्ट्रेशन कराया है, रजिस्ट्रेशन का खर्चा है एक आदमी का 50 रुपए। तो कुल खर्चा कितना आएगा मेरे भाई? कुल खर्चा हुआ है ये, प्लस जोड़ दो 69400, 69400 रुपीज। तो ये एक ही स्टेप का सवाल था वैसे तो। देखो 74x प्लस 50x, ये आ जाएगा 124x प्लस 74 गुणा 100 यानी कि 7400, 7400 बराबर आ जाएगा 69400। अब ये उधर चला जाएगा जी, तो 69 माइनस 60 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 62,000, ये 62,000 हो जाएगा। तो 124x बराबर 62,000 आ गया। ठीक है, 124 से चला गया जी 500 बार, 124 पंजे 600, एक्स का मान 500, यानी कि 500 लोगों ने दोपहर के खाने के लिए लंच के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ठीक है जी, लंच उनको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो सवाल में पूछा क्या है, कितने लोगों ने पंजीकरण कराया? एक्स 500 आया, 500 दूनी 1000 प्लस 100 1100, 1100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। 1100 लोगों ने, कितने लोगों के लिए दोपहर का भोजन तैयार किया जाना है? तो दोपहर का भोजन तैयार किया जाएगा x प्लस 100 लोगों के लिए, x 500 है यानी कि 600, 600 लोगों के लिए। तो 1100 और 600 ये वाला आंसर आएगा भाई। ठीक है जी, शिफ्टिंग मेथड भी लगा सकते, पर मेहनत और कैलकुलेशन उसमें भी इतनी ही है। अच्छा सवाल है, बढ़िया लग रहा है। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 12, ये क्वेश्चन है, बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स और वाई की वैल्यू दी है। ये तो आसान है भाई, एलजेब्रा का क्वेश्चन, एलजेब्रा भी आता है, त्रिकोणमिति भी आती है। यहां पे एक्स का मान है जी 7 प्लस रूट 5, तो 7 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, और वाई की वैल्यू है स्टूडेंट 7 माइनस रूट 5, 7 माइनस रूट 5 का स्क्वायर। बस ये आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों कंसेप्ट पता होना चाहिए, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 49 प्लस 5 54 दूनी 108। इस सवाल का आंसर है 108। तो ये इसका आंसर है करेक्ट, पहला ऑप्शन ठीक है। आगे आ जाइए, एक घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल 216, 114 और 19 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। देखो आप ये समझो कि जैसे हमारी किताब है, ये घनाभ है मेरे प्यारे भाई, ये घनाभ है। आप इसका कोई भी कोना पकड़ लो, मान लीजिए मैंने ये कोना पकड़ लिया, इस कोने पे 3 आयत दिखेंगे, एक सामने दिख रहा है, एक ये दिख रहा है मेरे प्यारे भाई लेफ्ट, और एक नीचे। इनके एरिया, इनको बोलते हैं आसन फलक, एडजेसेंट फेसिस, इनके एरिया दिए हुए हैं। अगर एडजेसेंट फेसिस के एरिया दिए तो घनाभ का जो वॉल्यूम होगा वो होता है रूट एक्स वाई जेड। आप इन तीनों की गुणा करके अंडर रूट ले लीजिए, यानी कि रूट 216 गुणा 114 गुणा 19, ये घनाभ का आयतन होगा। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर्मूला।
ठीक है, कैलकुलेशन करिए। देखो मैं यूनिट डिजिट देखूंगा, फिर से यूनिट डिजिट अलग अलग है सबका। आप देखो 6 चौक 24, 4 4 नाम 36, 6 जो भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 6। अगर अंडर रूट लूंगा तो मेरे प्यारे भी 2 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 0 नहीं आ सकता, 4 का स्क्वायर 16 में 6 आता है, ये आंसर है 684। मेरा आंसर इतनी जल्दी आ जाएगा, पूरी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। सवाल नंबर 14, दो प्लम्बर एक्स और वाई को उनके इंप्लॉयर के द्वारा हर दिन कुल 770 का पेमेंट किया जाना है। एक्स को वाई को भुगतान की गई राशि का 140% भुगतान किया जाना है, तो वाई को प्रतिदिन कितना भुगतान किया जाता है। बहुत अच्छे है। देखो मेरे भाई, एक मालिक के यहां दो लोग काम कर रहे हैं, एक्स और वाई, तो उनका जो मेरे भाई मालिक है, उनका एम्प्लॉयर, उनको हर दिन कुल 770 का पेमेंट करता है। बोला एक्स को वाई का 140% पेमेंट किया जाता है। 140% क्या होता है? 20% होता है 1/5, इस 7 गुना 7/5। एक्स को वाई का 7/5 दिया जाता है, यानी कि वाई को 5 दिया जाता है, तो एक्स को कितना पेमेंट किया जाता है? 7। एक्स वाई का रेशियो है। सवाल पूछा वाई को हर दिन कितना दिया जाएगा, तो वाई को दिया जाएगा मेरे भाई 5 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? टोटल कितना है? 7 5 12, यानी कि टोटल का 5/12 वाई को दिया जाएगा। टोटल कितना है? 770 रुपए, ये आ जाएगा जी। ठीक है, तो ये पूरा तो जाएगा नहीं जी, ये अप्रोक्स ही है और काफी दूर दूर है, तो कर लेते हैं भी। 12 चिंग 72, 50 12 चौक 48, 64 पॉइंट बचे, 64 पंजे 320, तो 320 समथिंग आएगा सेकंड ऑप्शन। तो देखो सवाल बहुत आसान था, लिखने का तरीका बढ़िया है। आगे देखो, 4 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 21, 42, 147 और 105 से डिवाइड करने पर 14, 35, 140 और 98 प्राप्त होता हो। 4 अंकों की वह संख्या ज्ञात करो जिसे 21, 42, हाँ 147, यानी कि इनका डिफरेंस सेम आ रहा है। हाँ डिफरेंस सेम है 7 7 7 का। देखो सवाल ऑप्शन से भी हो जाएगा, लेकिन ये सवाल ना गलत है भाई। यस, ये सवाल जो एएलपी सीबीटी 2 के पेपर में आया है, इसके सबको बोनस मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि यहां पे एलसीएम से पता चल गया हमें। यह 4 अंकों की सबसे बड़ी लिखना भूल गया एग्जामिनर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना भूल गया। फाइंड द लार्जेस्ट, एग्जैक्ट पेपर में यही आया, क्योंकि मैंने पेपर से ही इनको डायरेक्ट में उसमें वर्ड में कन्वर्ट किया है। यह सवाल गलत है, सबको पूरे नंबर मिलने चाहिए। 4 अंकों की संख्या नहीं पूछा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है। कि अगर आप इस सवाल को बेसिक से करते, देखिए सवाल वो पूछा है कि वह संख्या बताओ जिसको 21 से भाग दूं तो रिमाइंडर 14 आए, 21 से भाग दूं रिमाइंडर 14 आए, 42 से भाग दूं तो कितना रिमाइंडर आए बच्चे? 35 रिमाइंडर आए, शेषफल बचे। 140 से भाग देने पर कितना? सॉरी 147 से भाग देने पर 140 शेषफल बचे, और 105 से भाग देने पर 98 शेषफल बचे। वह संख्या आपको बतानी है। तो यहां देखिए डिफरेंस सेम है, कितने का? 7 7 का डिफरेंस है, 7 7 का डिफरेंस है, 7 7 का डिफरेंस है। तो भैया वो संख्या क्या होगी? एलसीएम। आप इनका संख्या जो होगी वो क्या आएगी मेरे प्यारे भाई? पहले बेसिक बता देता हूं, शॉर्टकट भी बताएंगे ऑप्शन से, ठीक है? अगर ऑप्शन ठीक होंगे तो बताएंगे भाई। संख्या क्या होगी मेरे भाई? आप इनका एलसीएम लो। देखो 21 42 का तो 42 आ जाएगा एलसीएम, 105 में 5 भी आता है तो 5 और आ जाएगा, 147 में 7, 147 का मतलब क्या होता है? 21 7 147, 21 तो कवर हो गया, 7 और आएगा, तो 42 पंजे 210 7 1470, तो इनका एलसीएम आ गया जी 1470। ऐसी संख्या जो 21 42 147 105 4 से कटे ये होगी, लेकिन चारों से डिवाइड होने पर रिमाइंडर आना चाहिए -7, माइनस कॉमन डिफरेंस यहां पे 7 ही आएगा मेरे भाई, 7 संख्या ये होगी। ये वो संख्या है जिसको 21 से भाग करने पर 14 रिमाइंडर आएगा, 42 से भाग करने पर 35 आएगा,
यानी कि सवाल की सारी कंडीशन फिलफिल होंगी। संख्या क्या होगी, इन सब का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के एक नेचुरल नंबर है, माइनस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर आपने के का मान यहां पे 1 लिया तो संख्या आ जाएगी मेरे भाई 1470 में से 7 घटाएंगे 1463, ये आएगा स्मॉलेस्ट। अगर सवाल में पूछा होता 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ या फिर सबसे छोटी संख्या बताओ, केवल ये होता वह सबसे छोटी संख्या बताओ जो इनसे डिवाइड होने पर ये रिमाइंडर दे, तो आंसर आता 1463। पर 4 अंकों की सबसे बड़ी पूछा है। अगर आप देखो यहां पे 14×84 होता है, 7 रखोगे, अगर आप यहां पे के की जगह 7 रखोगे 14×7 = 98, तो 10,000 से बड़ा हो जाएगा, 7 नहीं रख सकते। के की जगह आप 6 रखोगे। अगर आपने, क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये, इससे छोटा ही लेना है। अगर आपने के की जगह 7 पुट किया तो इससे बड़ा आ जाएगा 9999 से, तो के की जगह 6 रखोगे तो 1470 का 6 गुना कितना आएगा मेरे भाई, 8400 और 420, 8820। 8820 में से 7 घटाएंगे तो 8813, 8813 दिख रहा, ये आंसर है भैया। ठीक है, तो ये सवाल तो है गलत। अब देखो पेपर में आएगा तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से देखो। ऑप्शन से 21 से भाग करने पर 14 रिमाइंडर आया, 42 से भाग करने पर 35, 42 में 3 आता है, 3 पे ध्यान दे दो। 3 पे ध्यान क्या मेरे भाई, 21 पे भी ध्यान दे सकते हैं। वो संख्या बतानी है जिसको 21 से डिवाइड करने पर 14 रिमाइंडर बचे। ऐसी संख्या बतानी है कि मैं 21 से भाग दूं तो शेषफल 14 बचे। तो ऐसी जो भी संख्या आएगी 7 से कटने वाली होगी। 21 से भाग करने पर रिमाइंडर 14 आ रहा है, 7 से कटने वाला नंबर आएगा। 21 भी 7 से कटता है, 14 भी, तो आंसर 7 से कटने वाला होना चाहिए। 7 का नियम, डिफरेंस लीजिए भाई, 3 का पेयर बना के 19, 8 का डिफरेंस 11, 7 से नहीं कटेगा। 816 में से 8 घटाओ, 808 नहीं कटेगा। 813 में से 8 घटाएंगे तो यह आएगा जी 805। 805 7 से कटता है। यहां 34 में से 8 घटाएंगे 26, ये भी नहीं कट रहा। तो अकेला तीसरा ऑप्शन 7 से कट रहा है, आंसर ऐसे भी देख सकते हैं। आइए, किसी वस्तु का लिस्ट प्राइस 5100 है, लिस्ट प्राइस सूची मूल्य पर 32% की छूट दी जाती है। नेट सेलिंग प्राइस 1734 तक लाने के लिए ग्राहक को पहली दी गई छूट के बाद मूल्य पर कितने % की एक्स्ट्रा छूट दी जानी चाहिए। बेहतरीन सवाल सक्सेसिव डिस्काउंट के कंसेप्ट का। मान लीजिए किसी सामान का जो लिस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस 5100 रुपए है, हमने इस पर 32% की छूट दी। आप बताओ 100% पे 32% की छूट दी तो सामान की कीमत कितनी रह जाएगी, 68%, 68%। 100 में से 32 घटाओ। इस प्राइस पर हमने एक और डिस्काउंट दिया, इस प्राइस पर एक और डिस्काउंट दिया, पहली दी गई छूट के बाद और डिस्काउंट दिया, जिससे जो नेट सेलिंग प्राइस है 1734 रुपए हो गया। तो यही पूछा है कि आपने और कितना एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो उसके लिए आप क्या ले लो, रेशियो, परसेंटेज से 2 जीरो, 17 चौका 68 और 17 एकम 17, 0 17 दूनी 34, 51 दूनी 102, तो 4:2 आ गया, 2:1। यानी कि सेकंड डिस्काउंट देने पर 2 के सामान की कीमत 1 हो गई। तो कितना डिस्काउंट दिया, 1/2, 1/2 यानी कि बच्चों 50%। ये आसान सवाल था। आ जाओ, सिंपलीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फिर से अलजेब्रा का सवाल, ठीक है ना। जितना अर्थमेटिक आया पेपर में उससे थोड़ा सा ही कम एडवांस मैथ पूछा है। देखो ये सवाल है बिल्कुल झंडू लाल, क्योंकि यहां है a² - b² का फॉर्मूला। आप ऐसे समझो ये a है, आप ऐसे समझो b है, तो a² - b² का फॉर्मूला लगाना है केवल a - b इंटू a + b। अगर मैं इनका a + b करता हूं, a + b करता हूं, तो y + z कट जाएगा, x और x 2x आएगा, x और x 2x आएगा, 2x एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इनको जोड़ूंगा y y कट जाएगा, z z कट जाएगा, 2x। अगर मैं इनको घटाता हूं, इसमें से घटाता हूं, तो x कट जाएगा, माइनस ये आएगा -2y - 2z, ये आएगा। ठीक है भाई, तो माइनस बाहर, तो माइनस का 4x ब्रैकेट में y + z, खत्म। बिल्कुल बेसिक सवाल, a² - b² का फॉर्मूला लगना था। आइए 18, रीता एक धनराशि को साधारण ब्याज की निश्चित दर पर निवेश करती है। उसे मिलने वाला ब्याज निवेश की गई धनराशि का 1/4, यानी कि जो ब्याज है
जो ब्याज मिला है वो इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल का 1/4 है। अगर प्रिंसिपल 4 है तो उसे 1 जो है ब्याज मिला है, ब्याज। ठीक है, आगे क्या बोला है? यदि निवेश की समयावधि वार्षिक ब्याज की प्रतिशत दर के बराबर, यानी कि टाइम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है, तो रीता ने कितने साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया? देखो सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। एक बात और, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पीआरटी बटे 100, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे इस सवाल को तो आपसे यहां पे टाइम पूछा है, कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। रीता ने पैसा इन्वेस्ट किया, जो उसको ब्याज मिला है वो प्रिंसिपल का 1/4, यानी कि अगर प्रिंसिपल 4 रुपए तो 1 रुपए ब्याज मिला। टाइम निकालना है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? समय के बराबर। मान लो रेट 5% है तो समय भी 5 साल है, तो यही तो बोला है, टाइम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम के बराबर है, तो आप रेट की जगह भी टाइम रख दीजिए, इंटू टाइम बटे 100। 4 से 100 25 बार कट गया, यानी कि टी स्क्वायर, टी गुणा टी स्क्वायर 25 आ गया, तो टी का मान आ गया जी 5 ही आ गई। तो आसान सवाल है भाई, चौथा ऑप्शन 5। बेसिक सवाल एक स्टेप में। एक क्लास के लिए 30 स्टूडेंट किसी एग्जाम में शामिल हुए। 12 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 68 है, बाकियों का 70 है। पूरी क्लास का एवरेज स्कोर क्या होगा? देखो आप यहां डेविएशन भी लगा सकते हैं, एलिगेशन भी लगा सकते हैं। मैं तो डेविएशन लगाऊंगा, मुझे बहुत पसंद है। यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों स्टूडेंट्स, और यहां मैं लिख रहा हूं एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर। ना ध्यान से सुनिएगा बच्चे, एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 12 स्टूडेंट, एक क्लास में 30 बच्चे हैं, जिसमें से 12 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर है 68, 12 स्टूडेंट का। तो बचे कितने? 30 में से 12 बच्चों का 68 है, बचे 18। 30 में से 12 घटाई, बचे 18। 18 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 70 है। पूरी क्लास का एवरेज स्कोर क्या होगा? तो आप स्टूडेंट की संख्या का रेशियो ले लो, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 2:3। ये स्टूडेंट की संख्या का रेशियो है। इनका एवरेज स्कोर 68 है, 70 है। देखो 70 को ब्रेक करके भी आप लिख सकते हो 68 + 2, आप इस तरीके से लिख सकते हो। आप मुझे बताना मेरे भाई कि ये इनका एवरेज भी 68 है, ये भी 68 है, 68 तो है ही है, 68 तो हुई है एवरेज स्कोर, प्लस एक्स्ट्रा कितना है? ये 3 बच्चों का एवरेज स्कोर 2 एक्स्ट्रा, 3 दूनी 6 एक्स्ट्रा है। केक कटेगा तो सभी में बटेगा, टोटल में डिवाइड हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट कितने? 2 और 3 5, तो ये आ जाएगा 1.2। तो 68 + 1.2 69.2। दिस इज द डेविएशन टेक्निक। एक स्टेप में इससे आंसर आता है सेकंड ऑप्शन। एवरेज स्कोर स्टूडेंट की संख्या को बेस मान के निकाला जाता है ना, इसलिए स्टूडेंट की संख्या का रेशियो ले लो। एक आदमी अपनी इनकम का 10% बचत करता है, उसकी इनकम में 30% की वृद्धि होती है, वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है, तो उसके खर्चे में प्रतिशत वृद्धि क्या है? खर्चा कितना % बढ़ जाएगा? चलो बताओ बच्चों। देखो स्टूडेंट, आप इस सवाल में एलिगेशन भी लगा सकते हो, आप इस सवाल में डेविएशन भी लगा सकते हो, आप इस सवाल में डाटा इजी है 100 मान के भी कर सकते हो, जो मर्जी हो बताओ। ये कोई नया सवाल नहीं है बेटा, ये कई बार आया हुआ सवाल है, मैं 100 मान के बताता हूं। देखो, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, दुनिया जानती है। आप बोलोगे हाँ जी सर। एक आदमी अपनी इनकम का 10% बचत करता है, यानी कि अगर कोई आदमी 100 रुपए कमाता है तो 100 में से 10 बचत करता है, बाकी का 90 खर्च कर रहा है। यही है, 90 खर्च कर रहा है। हुआ क्या? इनकम 30% बढ़ जाती है। इनकम है 100, 100 का 30% कितना होता है? 30। इनकम 30 बढ़ गई, पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है, बचत 20% बढ़ जाती है। बचत है 10, 10 का 20% 2, बचत 2 बढ़ जाती है। मुझे बताओ आदमी का खर्चा कितना बढ़ जाएगा? एक आदमी की कमाई 30 रुपए बढ़ी, इनकम, बचत 2 रुपए बढ़ी, खर्चा कितना बढ़ेगा? 28 बढ़ेगा। भाई इन दोनों को जोड़ के तो 30 आना चाहिए, 28 + 2, इन दोनों को जोड़ के तो आपका 30 आना चाहिए, 28 + 2 30, यानी कि आदमी का खर्चा 28 बढ़ जाएगा। तो आदमी का खर्चा था कितना पहले? 90। आदमी खर्चा पहले 90 था, कितना खर्चा बढ़ गया? 28 बढ़ गया। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही। तो ये 0 कट गया, 280/9 आ गया। 9 × 27,
9 एकम 9 यानी कि 31.11 आ जाएगा, 31 सही 1/9। ठीक है भाई, अगला करेंगे सवाल नंबर 21। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहुभुज का एरिया 112 है। यदि केंद्र से बहुभुज की भुजा तक की लंबवत दूरी 7 सेंटीमीटर है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, गजब का सवाल मेरे दोस्तों। ये तो मेल पे भी कई सारे बच्चों ने पूछा है डाउट में, क्योंकि ये सवाल ऐसा है जो अभी तक एसएससी में भी नहीं आया है। मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखिए, अगर कोई भी समबाहुभुज है, समबाहुभुज समझते हैं जिसमें भुजाओं की संख्या, भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, सारी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, इसका सेंटर है, मान लीजिए सेंटर, तो आप इसको ऐसे मिलाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो जितनी भुजाएं, जैसे यहां पे 6 भुजाएं आपको दिख रही हैं, तो 6 ही ऐसे ट्राइंगल बनेंगे, ऐसे 6 ही ट्राइंगल बनेंगे मेरे प्यारे भाई। तो अगर मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के 6 से गुणा कर दूं, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो मान लीजिए कि जैसे ये समबाहुभुज है, इसकी भुजा स्मॉल ए है ये, और इसमें n साइड्स हैं। कितनी साइड हैं? n साइड्स हैं। और मान लो कि सेंटर से भुजा तक की जो दूरी है, सेंटर से भुजा तक की दूरी यानी कि इस ट्राइंगल की हाइट जो है वो h है, h। तो भाई एक ट्राइंगल का एरिया आएगा 1/2 a गुणा h। और अगर ऐसा एक ट्राइंगल का एरिया, अगर समबाहुभुज में n भुजाएं तो ऐसे n ट्राइंगल बनेंगे, तो n ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? गुणा n। ये समबाहुभुज का रेगुलर पॉलीगन के एरिया का फॉर्मूला है। हालांकि इस पे एसएससी में तो आज तक कोई सवाल नहीं आया, पर रेलवे वाले थोड़े ज्यादा मेहनती हैं, तो यहां पे केवल आपको वैल्यू रखनी है, भुजाओं की संख्या निकालनी है आपको n। तो भैया एक रेगुलर पॉलीगन है, इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, सेंटर से बहुभुज की भुजा की लंबाई 7 है, यह 7 है। आपसे नंबर ऑफ साइड पूछा है, रेगुलर पॉलीगन का एरिया दिया 112 है, तो 8 सत्ते 56 दूनी 112 है, 2 दूनी 4, 4 आंसर है मेरे प्यारे भी। सवाल तो बढ़िया बना है पर डाटा कचरा सेट कर दिया, डाटा बेकार सेट किया। 4 आंसर है इसका, ठीक है, यूनिक क्वेश्चन है मेरे भाई। एक बिजनेस में 4 पार्टनर ए बी सी डी हैं, ए का इन्वेस्ट डी का 2/3 है, बी और सी बराबर इन्वेस्ट करते हैं। सी का जो इन्वेस्ट है डी का आधा है। यदि वो एक साल के एंड में 137.6 लाख रुपए अर्न करते हैं तो आपसे पूछा है ए और बी के कुल शेयर का कुल शेयर क्या होगा। देखो मेरे भाई, एक बिजनेस में 4 पार्टनर हैं ए बी सी डी। आप ये पहले पता लगाओ इस स्टेटमेंट से कि इन चारों ने किस अनुपात में पैसा इन्वेस्ट किया है। सवाल ये कह रहा है ए का इन्वेस्टमेंट डी का 2/3 है, ए का इन्वेस्टमेंट डी का 2/3 है, ए का निवेश डी का 2/3, यानी कि डी 3 इन्वेस्ट करता है तो ए 2 इन्वेस्ट करता है। उसके बाद सी का इन्वेस्टमेंट डी का आधा है, सी का डी का आधा है, तो भैया 3 का आधा तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये ए और डी का रेशियो है 2/3, इस रेशियो को 2 से गुणा कर लो, 4/6, 4/6 कह सकते हो। देखो सवाल में बोला है ए का इन्वेस्टमेंट डी का 2/3, 2/3 को 4/6 लिख लिया। अगर डी 6 इन्वेस्ट करता है तो ए 4 इन्वेस्ट करता है। आगे बोला है सी का इन्वेस्टमेंट डी का आधा है, तो सी का जो है डी का आधा, डी का 6 तो 6 का आधा 3 है। बी और सी बराबर इन्वेस्ट करते हैं, अगर सी का 3 है तो बी का भी 3 है, बी और सी बराबर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ये ए बी सी डी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अब जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करेंगे ए बी सी डी प्रॉफिट भी उसी रेशियो में बांटेंगे, यानी कि ए बी सी डी को प्रॉफिट भी इसी अनुपात में होगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। तो आपसे यह पूछा है कि अगर एक साल में कुल प्रॉफिट ही 137.6 लाख रुपए का है, अगर एक साल के एंड में कुल प्रॉफिट इतने का है, तो ए और बी का कुल शेयर क्या होगा? ए और बी का, तो भाई ए और बी का कुल शेयर आएगा 7 यूनिट आउट ऑफ टोटल 4 3 7 3 10 6 16, ये आएगा 16। तो 16 8 128, 9 16 चिकम 96, तो 7 8 56 और 4.2 यानी कि 60.2 लाख आ गया। 60.2 लाख ए और बी का कुल शेयर आ गया। तो ये सवाल रेशियो का है पूरी तरीके से, थर्ड ऑप्शन कुछ नहीं है वैसे सवाल में। आगे चलो। 14 मीटर व्यास वाले एक बेलनाकार टैंक में 6 मीटर की गहराई तक पानी भरा हुआ है।
गीले पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गीले पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल बताओ बच्चों। देखो, एक बेलनाकार टैंक है, आप ऐसे मान लीजिए ये बेलनाकार टैंक है, ठीक है जी। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये बेलनाकार टैंक है। अब इसमें पानी भरा हुआ है, ये मान लीजिए इसमें पानी भरा हुआ है, ये इसमें पानी भरा हुआ है। कितना पानी भरा हुआ है? 6 मीटर की गहराई तक पानी भरा हुआ है। 6 मीटर की गहराई तक पानी भरा हुआ है। व्यास 14 मीटर है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 7 मीटर। 7 मीटर इसकी रेडियस आ जाएगी, 7 मीटर। गीले पृष्ठ का एरिया, एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, तो जब इस तरीके से पानी भरा हुआ है तो ये जो बेलन का ये कर्व सरफेस है, ये गीला हो जाएगा, ये गीला हो जाएगा। ये भी तो एक सिलेंडर ही बन गया, ये भी तो एक सिलेंडर ही बन गया, ये भी तो गीला हो जाएगा। 2πRH भाई, बेलन का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH। पाई का मतलब 22/7, रेडियस यहां पे 7 मीटर है, इंटू हाइट 6 मीटर की हाइट तक गीला है। मान लीजिए इसमें अपने गिलास में पानी भर के पीता हूं, तो जितनी हाइट तक पानी भरा है, जितनी हाइट तक आपको दिख रहा है इसमें पानी, जितनी हाइट तक इसमें पानी भरा है, उतना एरिया गीला है मेरे भाई। आप बोलोगे आंसर, वो होगा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRH, ये कर्व सरफेस एरिया। लेकिन नीचे वाला जो इसका बेस है, सिलेंडर, नीचे वाला जो बेस है इसका सर्कल, ये गिलास है, ये गिलास का बेस है सर्कल, इसमें पानी भरा है, तो जो नीचे वाला सर्कल है, सर्कल भी तो गीला है, ऊपर वाला तो गीला नहीं है, ऊपर वाला तो गीला नहीं, नीचे वाला सर्कुलर बेस गीला है। तो प्लस नीचे वाले सर्कल का एरिया, नीचे वाले सर्कल का एरिया मेरे प्यारे भाई, ये 154 आता है, वैसे रेडियस 7 है ये बच्चों, ये आपको करना है, ठीक है जी। 22 दूनी 44, छिक्का 264 प्लस 154, ये आएगा भाई 418। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 11 का मल्टीपल होगा, ये तो आप देख ही सकते हैं। अगर पाई का मान 22/7 है, 11 का मल्टीपल आएगा। 11 से नहीं कटता, ये 11 से नहीं कटता, ये 11 से नहीं कट रहा है, 11 से अकेला ऑप्शन कट रहा है, ये आंसर है। तो ऑप्शन से तो हो ही जाएगा, पर पूरा कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। सवाल नंबर 24, आंकड़ों की मीडियन बतानी है। बहुत बढ़िया, काफी ज्यादा आंकड़े रेडी है भाई दुष्ट ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 संख्याएं, 20 संख्याएं। तो आप इनको बढ़ते क्रम में लिखो। जो 10वां नंबर आएगा, 20 का आधा 10 होता है, अगला 11, 10वें नंबर और 11वें नंबर का एवरेज लेना है, ठीक है जी। तो यहां पे सबसे छोटा नंबर 0, 0 के बाद मेरे दोस्तों 1 और 1 हट गया। उसके बाद मेरे प्यारे भाई 2 2 2, 3 3 6 संख्याएं हट गई। उसके बाद मेरे प्यारे भाई 3, उसके बाद 4, कितनी संख्या हट गई? 4 4 8। अब उसके बाद मेरे प्यारे भाई यहां पे क्या आ जाएगा आपका, और कुछ बचा, हाँ 8। उसके बाद मेरे प्यारे भाई 9वीं संख्या ये रही। 10वीं संख्या क्या है? 5 है। उसके बाद मेरे दोस्तों 5 के बाद 11वीं संख्या जो है अगली 6 है। तो 5 और 6 का एवरेज आ जाएगा मेरे प्यारे भी 5.5। तो आंसर इसका 5.5 है, पहला ऑप्शन, ठीक है जी। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। एक बार आप और चेक कर लीजिएगा, आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर है 25, राकेश ने 2.5 लाख रुपए के साथ एक बिजनेस शुरू किया। पहले साल के दौरान 5% लॉस हुआ, दूसरे साल के दौरान अपने शेष इन्वेस्टमेंट पर, जहां शेष शब्द आएगा वहां लगेगा सक्सेसिव, 4% का लाभ हुआ। तीसरे साल के दौरान अपनी नए इन्वेस्टमेंट पर यानी कि रिमेनिंग पर 20% का प्रॉफिट हुआ। 3 साल में उसका कुल प्रॉफिट बताओ। 3 साल में कुल प्रॉफिट बताइए मेरे प्यारे भाई। फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं भाई। एक आदमी ने 2.5 लाख रुपए के साथ बिजनेस शुरू किया, पहले साल 5% लॉस हुआ, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। उसके बाद
सेकेंड ईयर में 4% प्रॉफिट और 4% की फ्रैक्शन लो 1/25 होता है। तीसरे साल में 20% प्रॉफिट हुआ 1/5 होता है। तो कुल प्रॉफिट निकालना है, रेशियो से कर लेते हैं। पहले साल 5% लॉस हुआ 20 से 19, दूसरे साल 4% प्रॉफिट हुआ 1/25 यानी कि 25 से 26, तीसरे साल 20% लाभ हुआ 1/5 यानी कि 5 से 6, सीधी सीधी गुणा। ठीक है जी, 2 तिया 6 और 10, 2 से 13 और 5, तो नीचे क्या आएगा मेरे भाई, 25 पंजे 125 पंजे 625, और ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, 19 19 गुणा 39, 19 गुणा 39 कितना आएगा मेरे भाई, है भाई 19 गुणा 39, 780 से 39 कम कर देंगे तो 741, 741। ठीक है जी, यानी कि ये उसकी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। यानी कि अगर 625 इन्वेस्ट किया था तो 3 साल में 741 हो गया मेरे प्यारे भाई। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 741 में से 625 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो कितना आ जाएगा, 116, 116 का प्रॉफिट हुआ। जो भी आंसर आएगा 116 का मल्टीपल आएगा, 116 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, चौथा खेल खत्म। सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमेशा इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है। इन्वेस्टमेंट कितना कहता है, 2.5 लाख, इनिशियल वैल्यू कितनी है, 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था मेरे प्यारे भाई, यही है। तो कितने गुना, 625 चौका 2500 होता है, 400 गुना है बेटा, 400 गुना। तो आपको कुल प्रॉफिट भी 116 का 400 गुना हुआ, यानी कि भैया 464,000, 464,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ये रेशियो मेथड से बताया हमने, फॉर्मूला मेथड भी होता है। एक शहर में टैक्सी के किराए में तय की गई दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराए के साथ फिक्स किराया भी जुड़ा होता है। 35 किलोमीटर के लिए भुगतान 375 रुपए है, 48 किलोमीटर के लिए 427 रुपए। क्रमशः स्थायी किराया और प्रति किलोमीटर किराया ज्ञात कीजिए। गजब का सवाल है भाई साहब, ये भी नया सवाल लग रहा है हमें, ऐसा सवाल अभी एसएससी में भी नहीं आया। देखो भाई, अगर आप किसी टैक्सी में बैठते हो तो 2 तरीके का किराया वो ऐड करते हैं। एक तो फिक्स किराया जो आपका लगेगा ही लगेगा, यानी कि आप चाहे एक कदम जाओ फिक्स किराया देना ही देना है। दूसरा पर किलोमीटर का, कि जितने किलोमीटर आप जाओगे, मान लो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो हर किलोमीटर का कुछ ना कुछ 5 6 7 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है जी, सवाल में यह बोला गया है कि अगर आप 35 किलोमीटर के लिए जाते हैं तो किराया लगता है 375 रुपए, अगर आप 38 किलोमीटर की दूरी के लिए जाते हैं तो किराया लगता है 427 रुपए। पर किलोमीटर किराया आसानी से निकाल सकते हैं। भाई किराए में कितना डिफरेंस आया, पहले 375 था 427 हो गया, तो किराए में कितना डिफरेंस है, टोटल 27 और 25 52 रुपए का डिफरेंस है, 52 रुपए का। किलोमीटर में कितने का डिफरेंस है, 35 किलोमीटर था, अब यह है 48 किलोमीटर का, 13 किलोमीटर का, यानी कि 52 रुपए 13 किलोमीटर का है। तो 1 किलोमीटर का कितना, 4 रुपए, 4 रुपए पर किलोमीटर का किराया, 4 रुपए पर किलोमीटर, 4 रुपए पर किलोमीटर, एक ही ऑप्शन में ये आंसर है। आगे मैं करूंगा ही नहीं। ऑप्शन से मेरे प्यारे भाई आगे सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। आगे आ जाइए, सवाल नंबर 27, a बराबर 21 b बराबर 19, तो ये बताओ भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए क्यू माइनस बी क्यू। अगर फॉर्मूला खोल देता हूं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऊपर नीचे से कट जाएगा तो 1 बटे ए माइनस बी हुआ। अब यहां पे फॉर्मूला है बस अलजेब्रा का, ए 21 है बी 19 है, 21 माइनस 19 2, 1/2। न्यायाधि घटिया सवाल, सेकंड ऑप्शन 1/2 आंसर। आ जाओ बच्चों, एक गोलाकार गेंद को 2.5 रुपए प्रति सेंटीमीटर की दर से पेंट करने की लागत 13,860 है। गेंद का व्यास ज्ञात कीजिए, डायमीटर बताना है। देखो एक गेंद है मेरे भाई, ध्यान सुने, गोलाकार गेंद है, गेंद को हमें पेंट करना है। पेंट करने का खर्चा आया है 13,860 रुपए, गेंद को, पूरी गेंद को पेंट करने का, जबकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा 2.5 रुपए है। अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गेंद के एरिया को पेंट करते हैं उसका खर्चा 2.5 रुपए है।
तो 13,860 रुपए का खर्चा आया कुल गेंद को पेंट करने का। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 2.5 रुपए है मेरे प्यार में, 2.5 रुपए है। तो अब कितने एरिया को पेंट किया होगा भाई? टोटल खर्चे को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के खर्चे से डिवाइड कर दीजिए। ये गेंद का सरफेस एरिया आ गया भाई, टोटल सरफेस एरिया बच्चों। और गेंद का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr²। वैसे तो ऑप्शन से भी हो जाता 7 का मल्टीपल, पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, रिस्क नहीं लेंगे, कर लेते हैं। 4πr², 4πr² ये आएगा। 2.5 का मतलब 5/2, 2.5 का मतलब 5/2, 5/2, 2 ऊपर ले जाते हैं तो 5 × 2 हो जाएगा जी। ठीक है, 5 से भी आपका 10 2 बार ही चला जाएगा। ठीक है, 4 से आपका 2 दूनी 4 कट गया, 22 से 22 का 132, 22 तिया 66 हो गया। r² बराबर आ गया जी 63 सत्ते 441, 441 का √21, यानी कि रेडियस आ गई 21 सेंटीमीटर। रेडियस 21 है। आपसे व्यास पूछा है, व्यास रेडियस का दुगना यानी कि 42, 42 सेंटीमीटर आ जाएगा व्यास। आसान सवाल था, ये बताइए। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x² - 5x - 3 एंड आल्सो फाइंड x है भाई। ये इतना अच्छा सवाल पूछा भाई। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस 2x² - 5x - 3 एंड आल्सो फाइंड x। ये थोड़ा गलत लिखा गया, इसे नहीं लिखना चाहिए था। इसके भी आप नंबर मांग सकते हो बोनस। आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है और ये पूछा गया है बताओ x की किस वैल्यू पर मिनिमम होगा। ये x की, ये जो आपके सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, इसका पहले मिनिमम मान बताओ और ये बताना है कि x की किस वैल्यू के लिए, x की किस पॉइंट पर ये मिनिमम होगा। तो भाई इसमें आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया है ऐसे क्वाड्रेटिक, ax² + bx + c = 0, अगर a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है मेरे प्यारे भी, यानी कि x² कोएफिशिएंट, तो हमेशा मिनिमम वैल्यू ही निकलेगी, मिनिमम वैल्यू ही निकलेगी। अगर x² कोएफिशिएंट पॉजिटिव है मिनिमम वैल्यू निकलेगी। और कौन से पे? x बराबर -b/2a पर, याद कर लीजिए, -b/2a पर। ठीक है, डिफरेंशिएशन भी से भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन से परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं, कई मेथड है। या तो आप ये डायरेक्ट रट लो या डिफरेंशिएशन करो मेरे भाई, जो आप 12वीं क्लास में करते हैं, या इसको परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बना के करो। ठीक है, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, याद होना चाहिए, x बराबर -b/2a पर। अब अगर यहां पे देखो x बराबर -b, b यानी कि x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट -5, 2a, a मतलब x² का कोएफिशिएंट 2। ठीक है जी, तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/4। x बराबर 5/4 पर ये मिनिमम होगा, 5/4 यानी कि 1.25 पर। 5/4 होता है, 1.25 पर मिनिमम होगा। ये दोनों आंसर नहीं है। क्या गजब का सवाल है बच्चे। लेकिन आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू भी पूछी है अभी, आपसे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू भी पूछी है। तो x बराबर 5/4 रख दो, 5/4, 5/4 रखेंगे तो 2 गुणा 5/4 का स्क्वायर आएगा 25/16, माइनस 5/4 रखेंगे 25/4 और माइनस का 3। 2 से 16 8 बार जाएगा, तो 25/8 माइनस 25/4, तो ये भी 50/8 हो जाएगा। 25/8 और माइनस 50/8 आ जाएगा जी, माइनस का 25/8 और माइनस का 3। ठीक है क्या? इसको 50/8 लिख दो, 25/8 माइनस 50/8 माइनस 25/8, तो ये आएगा 8 तिया 24, 8 तिया 24, एक बच जाएगा, 1/8 आ जाएगा 0.125, तो ये आ जाएगा माइनस का 6.125, -6.125। तो पहला ऑप्शन वो ठीक है भाई, माइनस, ये वाला नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस का 6.125 आएगी। डेसिमल में है ना सारी चीजें यहां पर। ये है, बहुत जबरदस्त सवाल है। आगे आ जाइए बच्चे, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 30, फटाफट फटाफट करके बताओ जल्दी से। ठीक है भाई, करो। देखो ये सवाल है पाइप एंड सिस्टम का।
ये जो कॉन्सेप्ट है ना मेरे भाई, ये जैसे मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू अलजेब्रा के त्रिकोणमिति के मैं आपको जो बता रहा हूं, ये सारे कॉन्सेप्ट इस किताब में लिखे हुए हैं। आप बिना ये कॉन्सेप्ट जाने कैसे सवाल कर पाओगे पेपर में। और 2 सवाल ऐसे आए थे सीबीटी 2 के पेपर में 2 शिफ्ट में, मैंने तो आपको 1 शिफ्ट का सवाल कराया है। ठीक है, तो अगर आपका एडवांस मैथ वाकई में बहुत कमजोर है, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन नहीं जानते अच्छे से, तो भैया फॉर्मूला सीखने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए, उस पर एग्जाम्पल करने के लिए ये बुक मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगा लीजिए। ये बुक होनी ही चाहिए अगर आपको कॉन्सेप्ट अपने मजबूत करने हैं, कि इतने ढेरों कॉन्सेप्ट है। आप रेलवे के पेपर को भी हल्के मत लेना, बढ़िया पेपर आता है रेलवे का भी। पाइप ए और बी एक टंकी को 40-120 मिनट में भर सकते हैं, सी 240 मिनट में खाली कर सकता है भरी टंकी को। ए बी सी को एक ही साथ खोल दे जाए, टंकी भरने में कितने मिनट लगेंगे? बेसिक सवाल। ए भरने वाला है, बी भरने वाला है, सी खाली करने वाला है। देखो, ए भरता है 40 मिनट में, बी 120 मिनट में भरता है, और सी 240 मिनट में खाली करता है। तीनों मिलकर कितने समय में भरेंगे? तो एलसीएम क्या आएगा? 240। मैंने मान लिया टंकी की कैपेसिटी 240 है, तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6। बी की कितनी आ जाएगी? 2। सी की कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई? 240 यूनिट, 240 माइनस का 1। तीनों पाइप मिलकर भरेंगे 6 2 8 माइनस 1 7, 240/7। 240 यूनिट भरेंगे 7 एफिशिएंसी के साथ, 240/7 मिनट में। तो कितना आएगा भाई? 7 दूनी 7 21, 7 चौक 28, 34 सही 2/7, 34:2/7 लगेगा। थर्ड ऑप्शन आ जाओ। जसप्रीत ने वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 5% वार्षिक ब्याज दर पर 12,800 रुपए जमा किए। 2 साल बाद जसप्रीत को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी? ये मेरा सवाल है, बताइए मेरे दोस्त, कौन करेगा? भाई देखो, 12,800 रुपए अगर ब्याज की दर 5% है, तो मुझे बताओ 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 5 और 5 का सक्सेसिव डाटा इजी है। अगर ब्याज की दर 5% है तो 2 साल में कितना सीआई मिलेगा? 5 और 5 का सक्सेसिव 5 + 5 + 5 गुणा 5/100, 10.25% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे भाई। प्रिंसिपल कितना है? 12,800 रुपए का 10.25% आपको ब्याज मिलेगा। ये कितना ब्याज है मेरे भाई? देखो, ब्रेक करके निकालो। पहले 12,800 रुपए का 10% निकालो, 1280, 1/10। फिर 12,800 का 0.25% निकालो। देखो, 12,800 का 0.25%, 0.25 का मतलब 1/4%, तो 32 नहीं आ जाएगा? 128/4, 32। तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे भी आपका 1,312 रुपए। तो 1,312 रुपए तो आपको ब्याज मिल जाएगा, 1,312 रुपए ब्याज हो जाएगा। आपसे पूछा कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो ये आपका ब्याज है 1,312 रुपए 2 साल में। अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट क्या आएगा? प्रिंसिपल 12,800 रुपए और ऐड कर दो, इसमें आप प्रिंसिपल और ऐड कर दो। ठीक है भाई, तो एंड में 12 आएगा, उसके बाद 8 3 11 का 1 हासिल 1, 12,800 रुपए ऐड करना है ना, तो 800, 12,000 एक 13,000, और 800 और 312 1112, यानी कि 14,112 रुपए आ गए चौथा ऑप्शन। ठीक है जी, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। 12,800 रुपए इसमें और ऐड कर देंगे, ठीक है ना। 12,000 + 1,000 3,000, 800 + 312 1,112, तो यानी कि आ जाएगा 14,112। आइए, अक्षय को अपनी बिक्री राशि में पहले साल 2% की वृद्धि होती है, दूसरे साल में 25% की वृद्धि होती है। अगर प्रेजेंट में बिक्री 1,42,800 है, 2 साल पहले बिक्री कितनी थी? सक्सेसिव का सवाल है, फाइनल वैल्यू दी है, 2 साल पहले पूछिए। आप बताओ, पहले साल अक्षय की बिक्री 2% बढ़ते, 2% होता है बच्चे 1/50। दूसरे साल बिक्री 25% बढ़ती है, 1/4। आप बताओ पहले साल बिक्री कितनी बढ़ी? 2%, 1/50, यानी कि बिक्री 50 थी, 50 से बढ़ के 51 हो गई।
फिर दूसरे साल 25% बढ़ी, 1/4 यानी कि 4 से बढ़ के 5 हो गई। 5 से हालांकि 50 10 बार कट गया है आपका, तो आ गया 40 और ये 51। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया, यानी कि अगर 2 साल पहले बिक्री 40 थी तो फाइनली बिक्री 51 है, जबकि अब बिक्री कितनी है? 1,42,800 रुपए। यही है? आप बोलोगे यस सर यही है। बताओ जी कितने गुना? बताओ स्टूडेंट्स कितने गुना? तो 51 दूनी 102 बचेगा 308 है, नहीं 408, तो 8 बार जाएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि 2800। तो ये भी 40 का 2800 गुना आएगा, 28 चौका 112, तो यानी कि 112,000 112,000 रुपीज आंसर है भाई आंसर। ये रहा देखो सेकंड ऑप्शन। तो सक्सेसिव का सवाल रेशियो से होता है, पहले साल इतना बढ़ी फिर इतना बड़ा, फ्रैक्शन बनाओ और मल्टीप्लाई कर दो, तुरंत आंसर आता है। एक बिजनेस में तुषार ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे, साहिल ने 20,000 रुपए इन्वेस्ट करे। तुषार को बिजनेस संभालने के लिए प्रॉफिट का 10% मिला, बाकी प्रॉफिट को उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटा गया। 14,400 के प्रॉफिट में से तुषार का प्रॉफिट का शेयर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए एक बिजनेस में मान लीजिए तुषार ने 10,000 रुपए का इन्वेस्ट किया, सलील ने 20,000 का इन्वेस्ट किया। सलील है ये, कैसे कैसे नाम रख देते हैं, तुषार और सलील। तुषार ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, सलील ने 20,000, यानी कि 1:2 के रेशियो में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। तुषार ने और सलील ने 1:2 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया। तुषार को बिजनेस संभालने के लिए प्रॉफिट का 10% मिला। जैसे मान लीजिए कि बिजनेस में कुल 100% प्रॉफिट हुआ, तो ऐसा हुआ है कि 100% में से 10% तुषार को दे दिया पहले ही, जितना भी प्रॉफिट है 10% तुषार को दे दिया क्योंकि बिजनेस संभाल रहा है, और बाकी कितना बचा? 90%। बाकी 90% को उनके बीच बांट दिया गया 1:2 के रेशियो में, बाकी 90% को। तो 14,400 में तुषार का शेयर क्या होगा? तो बाकी 90% को बांटा गया 1:2 के रेशियो में, तो 90% में से तुषार का कितना आएगा? 1/3, क्योंकि टोटल 1 और 2 3 है, यानी कि 30%। यानी कि इन्वेस्टमेंट की वजह से तुषार को 30% और मिलेगा। तो 10% तो मिलना ही है, प्लस 30% और मिलेगा, तो तुषार को कुल 40% प्रॉफिट मिलेगा। 40% कुल तुषार को, तुषार का ही पूछा है ना कितने का? 14,400 रुपए का। 14,400 रुपए का कुल लाभ है, यह आपको निकालना है बस। 5600 और 160, 5760 रुपए। तो 5760 रुपीज यहां पे तुषार को मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला है, उड़ा दिया। आगे आओ। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 220 मीटर है। एक भैया हॉल है, हॉल के फर्श का परिमाप 220 है। हॉल की चारों दीवारों को 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पेंट करने का खर्चा 11,000 है। चारों दीवारों को पेंट करने का खर्चा 11,000 है। तो हॉल का आयतन ज्ञात कीजिए। मेरे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। देखो बच्चे, हॉल का जो फर्श होता है, आप ऐसे देखो, हॉल का जो फर्श होता है एक आयत होता है, जैसे इसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो फर्श का परिमाप क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ L प्लस B। ट्वाइस ऑफ L प्लस B यानी कि 220 आ जाएगा फर्श का परिमाप। आपको ये बात दी है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि लिटरल सरफेस एरिया। आप बताओ चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H। अगर आपका एक कमरा है, कमरे का फर्श है, कमरे के फर्श की लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो ये ऐसे दिखेगा फर्श। फर्श का पेरीमीटर क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ L प्लस B। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H, लिटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। अब यहां पे जो बोला है, चारों दीवारों को जब हम 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पेंट करते हैं, खर्चा 11,000 आता है। कुल खर्चा आया 11,000 रुपए, कुल खर्चा, जबकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 10 रुपए है। तो चारों दीवारों का एरिया क्या होगा? डिवाइड कर दो 1100 मीटर स्क्वायर। चारों दीवारों का जो एरिया है 1100 मीटर स्क्वायर है, 1100 मीटर स्क्वायर चारों दीवारों का। ठीक है जी। अब देखो यहां पे ये ट्वाइस ऑफ L प्लस B तो डायरेक्ट दिया हुआ है 220, ये तो पेरीमीटर है 220 इंटू हाइट H बराबर 1100,
तो यहां से हाइट पता चल गई और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 22 पंजे 110, 5 मीटर। तो ये हाइट 5 मीटर आ गई। अब से पूछा हॉल का आयतन, तो हॉल का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट, एल गुणा बी गुणा एच। एच यहां पे 5 है, ठीक है जी। एल गुणा बी कहां दिया है? एल गुणा बी तो पता ही नहीं, एल प्लस बी पता है। गलत है सवाल, सवाल अधूरा है। ये सवाल अधूरा है, जिसके भी शिफ्ट में आया है उसको बोनस मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है जी। इस सवाल में आप वॉल्यूम निकाल ही नहीं सकते। वॉल्यूम के लिए चाहिए आपको लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई पता ही नहीं है आपको, यहां से ना आप निकाल सकते। आपको लंबाई प्लस चौड़ाई पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं पता। इस सवाल में केवल हाइट पूछनी चाहिए थी 5 मीटर, या ये कुछ लिखना भूल गया है तो अधूरा सवाल है, बोनस मार्क्स मिल लेंगे। केवल हाइट आप निकाल सकते थे 5 मीटर। आओ, एक लड़का 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाता है, 14 की स्पीड से लौट के आता है। कुल 8 घंटे लगे, घर स्कूल के बीच की दूरी बताओ। ये तो बहुत बेसिक सवाल है भैया। अगर कोई आदमी S1 की स्पीड से जाता है, S2 की स्पीड से लौट के आता है, कुल टाइम उसको 8 घंटे लगता है, तो क्या फॉर्मूला है? S1 गुणा S2, 5 गुणा 14 अपॉन S1 प्लस S2, ठीक है जी, 5 ही है ना। S1 गुणा S2 अपॉन S1 प्लस S2 यानी कि 5 प्लस 14 19 इंटू टाइम, टाइम है 8 घंटे, ये आ जाएगा किलोमीटर में। तो 14 पंजे 70, 7 अट्टे 56, 560 बटे 19 किलोमीटर। ये तो अप्रोक्स है भैया आंसर, ठीक है जी। तो ये क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 19 दूनी 38, 38 के बाद यानी कि 29 पॉइंट समथिंग आएगा, 29.5 के करीब आएगा, 29.5। ये 570 होता तो 30 बार जाता, ये 570 होता तो 30 बार जाता, ये 10 कम है, तो यानी कि 30 माइनस 10 बटे 19। तो ये अप्रोक्स जो है 29 से बड़ा आएगा, एक ही ऑप्शन है 29.5। आइए, साइन प्लस कॉस बटे साइन माइनस कॉस, फिर से ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, बराबर 12 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए जल्दी से। साइन प्लस कॉस बटे साइन माइनस कॉस बराबर 12 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो बच्चों, 12 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 12/1, यहां पे कंपेंडो डिविडेंडो लगा लो, खेल सॉल्व, ठीक है जी, तुरंत हो जाएगा। साइन प्लस कॉस, ऊपर प्लस माइनस है ना, साइन प्लस कॉस बटे साइन माइनस कॉस 12/1 है। तो अगर मैं यहां से साइन थीटा बटे कॉस थीटा निकालने के लिए कहूं आपसे, तो क्या आएगा बच्चों? साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ जाएगा 12 + 1 बटे 12 - 1। हमेशा ऐसे सवालों में कंपेंडो डिविडेंडो ही लगता है, ऊपर प्लस माइनस है। साइन प्लस कॉस बटे साइन माइनस कॉस 12/1, तो साइन बटे कॉस 12 + 1 बटे 12 - 1, साइन बटे कॉस टेन थीटा, तो टेन थीटा आ गया अभी 12 + 1 13/11, ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई, यहां रख दो। अब यहां पे वैल्यू रखनी है, टेन थीटा 13/11, 13/11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 कट जाएगा, 169 बचेगा, 13 का स्क्वायर 169 - 3। अब देखो टेन थीटा 13/11 है, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा आएगा जी 11/13। अगर मैं कॉट थीटा रखूंगा 11/13, तो 11 का वर्ग बटे 13 का वर्ग, 13 का वर्ग 169 कट जाएगा, तो बचेगा 11 का वर्ग 121 + 1, तो आ जाएगा बच्चों ये 166/122। 2 से कट गया भाई, 2 से कट गया 83 बार, 2 से कट गया 61 बार, और यही आंसर है 83/61, चौथा ऑप्शन। बिल्कुल बेसिक सवाल और एकदम आसान सा, आगे आ जाइए। सवाल नंबर है 37 आपके सामने, बताओ। देखो मेंसुरेशन का सवाल है, 46 और 8 मीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार कार्डबोर्ड शीट से 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर रेडियस की 3 वृत्ताकार प्लेटें काटी जाती हैं। कार्डबोर्ड शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो सवाल ने माहौल बनाया केवल, है ना, गर्म करके ठंडा छोड़ दिया है, कुछ नहीं, ठीक है जी। तो यहां पे एक आयताकार कार्डबोर्ड है, इसकी लंबाई है 46, चौड़ाई 8।
अब इसमें से हमने ना मेरे प्यारे भाई 3 ना सर्कुलर शीट काट दी, एक की रेडियस 3 मीटर है, एक की 2 मीटर है और एक की रेडियस 1 मीटर है, ऐसे, ठीक है ना। हमने काट दी, यहां पे एक की रेडियस 3 है, ये 2 है मेरे प्यारे भी, और इसकी रेडियस 1 है। तो बाकी का जो एरिया है, ये बाकी का जो एरिया है मेरे प्यारे भाई, इसका एरिया एक स्क्वायर के एरिया के बराबर है। इसका एरिया जो है मेरे प्यारे भाई एक स्क्वायर के एरिया के बराबर है। आपसे पूछा इस स्क्वायर की साइड क्या होगी, तो भाई ये एरिया निकालो ना, बाकी क्या है भाई, पूरे आयत का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 40 गुणा 8 माइनस इन 3 सर्कल मैंने काट के निकाल दिए। 3 सर्कल का एरिया क्या हो, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, कुछ ना बोला जाए तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर जोड़ो, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। भाई मैं तीनों सर्कल के एरिया को ऐड करूंगा तो पाई तो कॉमन आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 9 4 13 1 14, बढ़िया हो गया, 9 4 13 1 14, 14 हो गया बच्चे, 14, 7 से 14 2 बार कट गया, यानी कि आ जाएगा जी आपका 44। तो 46 अट्ठे कितना आएगा मेरे प्यार भाई, 320 और 64 384, माइनस आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर, नहीं 320 और 48 आएगा, सॉरी 320 और 48 368 आएगा, सॉरी 368 में से 44 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 324। ये मेरे प्यारे भाई ये एक स्क्वायर की, ये शेडेड एरिया निकाला मैंने येलो, ये एक स्क्वायर के एरिया के बराबर है। स्क्वायर की साइड ए माना है तो ए स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड क्या आएगी 18, क्योंकि 324 18 का वर्ग होता है, 18 आंसर है पहला ऑप्शन। एकदम इजी सवाल, आइए ठीक है जी। देखो एडवांस मैथ, रेलवे में 2 ही चीजें हैं, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ। अर्थमेटिक मैथ हालांकि पहले मैं करा चुका हूं पर वो प्रैक्टिस सेशन थे, बिल्कुल बेसिक से टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में 0 से हाई लेवल तक पढ़ना है, बैच से नहीं पढ़ना है, कम समय पढ़ना है। तो ये अर्थमेटिक के क्लास नोट्स है मैथ स्पेशल के, जैसे हम बैच में पढ़ाते हैं उसी को लिखा गया है, हैंड रिटन क्लास नोट्स है, बाइलिंगुअल। ये लेटेस्ट एडिशन है, यानी कि 2024 वाले सवाल भी इसमें अपडेट किए गए हैं, कंप्लीट क्लास नोट्स। तो आप इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगा लीजिए, ठीक है जी, और यहां से आप जो है अपना अर्थमेटिक वाला पोर्शन तैयार कर सकते हो। दूसरी बात कि एडवांस मैथ जो आता है रेलवे में, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पे एडवांस मैथ पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी, यहां चैनल पे जाइएगा, एडवांस मैथ पढ़ा रहे हैं। मैंने एलजेब्रा पूरा पढ़ा दिया, देखिए एलजेब्रा की क्लासेस हुई है कितनी लंबी लंबी, एलजेब्रा की पहली क्लास दूसरी क्लास 2.5 घंटे, त्रिकोणमिति पूरा पढ़ा है, क्वाड्रिक इक्वेशन पूरा पढ़ा है, हाइट एंड डिस्टेंस पूरा करा दिया, ठीक है। अब ज्योमेट्री मेंसुरेशन भी कराएंगे जैसे ही समय मिलेगा। तो एडवांस का जुगाड़ चैनल पे मिलेगा और अर्थमेटिक के क्लास नोट्स तो हैं ही, ठीक है जी। कोई भी परेशानी आपको छोड़ेंगे नहीं, मार्केट में कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरा मैथ की वजह से सिलेक्शन रुक रहा है। किसी बच्चे का सिलेक्शन रुक रहा है तो खुद उसकी वजह से उसमें कमियां हैं। आज के समय में पढ़ाई इतनी आसान है जितनी पहले कभी नहीं थी, अब भी ना कर पाओ तो कुछ नहीं हो सकता भैया। 2 संख्याओं का HCF 62 है, एलसीएम के बाकी 2 फैक्टर 7 और 9 हैं। 2 संख्याओं में से छोटी संख्या का संभावित मान नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो सकता है। भाई देखो, अगर 2 संख्याओं का HCF 62 है और एलसीएम के 2 फैक्टर 7 और 9 हैं, तो छोटी संख्या होगी 62 गुणा 7 छोटी संख्या, और अगर बड़ी संख्या पूछी होती वो होती 62 गुणा 9, ये होती। और एलसीएम क्या होता मेरे प्यारे भी, एलसीएम होता 62 गुणा 7 गुणा 9, यानी कि एलसीएम में HCF तो आएगा ही आएगा, और ये 2 फैक्टर और आएंगे एलसीएम में 7 और 9। तो छोटी संख्या मेरे भाई यहां 62 गुणा 7 है 420 और 14 है 434, पहला ही ऑप्शन ठीक है। आ जाइए, यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो इसका मान ज्ञात करो। ये सवाल तो मेरे प्यारे बच्चों को रट गया है, हमने भी ना जाने कितनी बार बताया है, प्रैक्टिस सेशन में भी कराया। आप यहां से केवल एलसीएम ले लो, 2xyz एलसीएम ले लीजिए, 2yz है क्या हो जाएगा x क्यूब, ये 2xz है क्या हो जाएगा y क्यूब, ये 2xy है क्या हो जाएगा z क्यूब। आपको पता है बच्चों कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, x प्लस वाई प्लस जेड 0, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या आएगा 3xyz, और नीचे है मेरे प्यारे भी 2xyz,
नीचे 2xyz, xyz xyz कट गए, यानी कि क्या बचा 3/2। तो सवाल का जुम्मा जुम्मा आंसर 3/2 आ गया। लास्ट बेस्ट सवाल आपके सामने पटक के मारूंगा एकदम, ये देखिए लास्ट बेस्ट सवाल। एक वस्तु का मार्क प्राइस 27,500 है, दुकानदार ने इस पे 2 छूट दी। पहली छूट 20% की है, दूसरी छूट पहली छूट का 30% है। वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखिए डाटा बहुत आसान है। एक वस्तु का मार्क प्राइस है 27,500 रुपए, इस पे 2 छूट दी जाती हैं। पहली छूट दी जाती है 20%। अब 27,500 का 20% क्या होता है? 5500 रुपए, क्योंकि 20% 1/5 होता है। 5 बचे 25, 5 पंजे 5500 माइनस कर दो, यानी कि 22,000 बचेगा। तो 20% डिस्काउंट देने के बाद इसकी कीमत रह जाएगी 22,000। दूसरी छूट पहली छूट के 30% की दर से दी गई। यही बच्चे गलती करेंगे। दूसरी छूट 30% नहीं है, दूसरा जो डिस्काउंट है पहले डिस्काउंट का 30%। भाई पहला डिस्काउंट था 20%, दूसरा जो डिस्काउंट है इसका 30% है। 20 का 30% क्या होता है? 6%, यानी कि 6% आएगा। तो जो सेकंड डिस्काउंट है वो 6% दिया गया है। बताओ, ठीक है जी। तो देखो 22,000 से तो कम ही आएगा, यानी कि यह आंसर नहीं है। और एंड में मेरे दोस्तों 8 आ जाएगा। पता है कैसे? 22,000 का 6% कितना होता है? 22 छिक्का 132, 1320 रुपए। अगर 22,000 में से 1320 घटाएंगे तो एंड में 80 ही आएगा बेटा, 80 ही आएगा। 20,680 रुपए ये फाइनल सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और ये आंसर है। नहीं कि सवाल का डाटा इजी है तो मैंने नॉर्मली कर लिया, कोई ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाया। ठीक है, इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्त रेलवे एएलपी सीबीटी 2 के पूछे गए बेस्ट 40 सवाल अर्थमेटिक भी एडवांस भी सबसे पहले हमने इस चैनल पे आपकी सेवा में करवा दिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है आप एक एक सवाल को देखो, हो सके तो आप इसका नोट्स भी बना लो। आपको एक क्लास कैसी लगी, सवालों का कंपाइलेशन, जो रेलवे ने पेपर बनाया उसका लेवल कैसा लगा, हमारा सॉल्यूशन कैसा लगा, कौन सा सवाल आपको अच्छा लगा, क्या आपने सीखा, कितने सवाल आपने खुद से बना लिए, ये सब मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा मेरे भाई। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो को शेयर करिएगा कि अगर हमने पढ़ाया है तो हमारी मेहनत सार्थक होनी चाहिए, हर उस बच्चे तक पहुंचनी चाहिए जो पढ़ना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यार भी। कोई एक्सपेक्टेशन मेरी आपसे नहीं है, बस मैं ये चाहता हूं कि जो मैंने पढ़ाया उसे बच्चा पढ़े, मेहनत करे। ठीक है, आपका रिसर्च वाला काम बचा दिया हमने। आपको पीडीएफ का प्रिंट आउट नहीं लेना पड़ेगा मेरे भाई, आपको कोई किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी अब अपडेटेड क्वेश्चंस के लिए, वो कि सारे रेलवे के क्वेश्चन मैंने खुद ही करा दिए छांट छांट के। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कमेंट जरूर करिएगा। बाय।